नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। महान भारतीयों के ऊपर जो हमने सीरीज की शुरुआत की थी, उसी श्रृंखला में अगले वीडियो के साथ प्रस्तुत हैं और इसके तहत जिस महान शख्सियत को हम पढ़ेंगे उनका नाम है भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। आइए शुरू करते हैं। देवी सरोजिनी नायडू भारत माता की उन वीरांगना सुपुत्रियों में से थीं जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में एक प्रमुख भाग लेकर भारतीय नारी आदर्श की गौरव गरिमा को संसार में चमत्कृत कर दिखाया। वे स्त्री होते हुए भी पुरुषों से आगे थीं। उनकी अविचल देशभक्ति, अदम्य साहस और महान त्याग के आगे प्रत्येक भारतीय श्रद्धा से नतमस्तक हो जाता है। भारत के युवक और युवतियों की वे मातेश्वरी थीं। उन्होंने अपनी प्रतिभा, ऐश्वर्य और विलासिता को देश की स्वाधीनता की पुकार पर न्यौछावर करके एक अनुपम आदर्श उपस्थित किया और संसार को यह दिखा दिया कि अर्वाचीन युग में भी भारत की महिलाएं अन्य स्वाधीन राष्ट्रों की नारियों से किसी बात में भी कम नहीं हैं। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद राज्य में डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय के घर में हुआ। चट्टोपाध्याय जी विज्ञान के प्रकांड विद्वान थे। डॉक्टर अघोरनाथ बंगाली थे, किंतु उनके पूर्वज कुछ समय से हैदराबाद में आकर रहने लगे थे। विद्या समाप्ति के अनंतर उन्होंने हैदराबाद में निजाम कॉलेज खोला और उसे अपने परिश्रम से खूब बढ़ाया। सरोजिनी पिता की प्रथम संतान थीं, इसीलिए उनका पालन पोषण तथा शिक्षा दीक्षा बड़े आमोद प्रमोद में हुई। माता के सुशिक्षित होने के कारण उनके घर में अंग्रेजी ही बोली जाती थी। इस कारण सरोजिनी ने बाल्यकाल में ही अंग्रेजी बोलना, पढ़ना, लिखना सीख लिया था। बहुत छोटी अवस्था में ही आप अंग्रेजी में कविता करने लगी थीं। वास्तव में कवि हृदय तो आपको माता पिता के उभय संस्कारों से ही प्राप्त हुआ था और काव्य परिशीलन के विशद और उच्च वातावरण में आपका पालन पोषण हुआ। विज्ञान और गणित जैसे नीरस विषय आपकी काव्य प्रिय आत्मा को रुचिकर नहीं थे। आपके गणित के प्रश्न भी कविता का रूप धारण कर लेते थे। आपकी बुद्धि इतनी तीव्र और कुशाग्र थी कि 11 वर्ष की अवस्था में ही आपने मद्रास की मैट्रिक परीक्षा पास कर ली और 13 वर्ष की अवस्था में आपने 1300 पंक्तियों की लेडी ऑफ द लेक नामक कविता लिखी और लगभग 100 पृष्ठ का नाटक भी लिख डाला। आपकी इन कृतियों को देखकर लोग आश्चर्यान्वित हो गए। आपकी असाधारण प्रतिभा को देखकर निजाम सरकार ने छात्रवृत्ति देना स्वीकार किया और सरोजिनी उच्च शिक्षा पाने के लिए इंग्लैंड चली गईं। 3 वर्ष तक वे किंग्स कॉलेज में शिक्षा पाती रहीं। उन्होंने वहां के सभा समाजों में बड़े उत्साह से भाग लिया। वे इटली की सैर को भी गईं। वहां के रमणीक दृश्यों ने इनके हृदय में स्फूर्ति, कल्पना में उड़ान और अंतर में भव्य भावनाएं भर दी। इनकी काव्य प्रतिभा जो अभी तक कली के रूप में थी, खिल पड़ी। उन्होंने सुंदर कविताएं लिखी। 1898 में वे इंग्लैंड से भारत आ गईं। अपनी स्वतंत्र वृत्ति के कारण उन्होंने स्वयं चट्टोपाध्याय ब्राह्मण होते हुए भी अब्राह्मण डॉक्टर गोविंद राजुलू नायडू से विवाह कर लिया। इस अंतरजातीय विवाह से ब्राह्मण समाज में खूब चिल्लम पौ मची, किंतु आपकी स्वतंत्र आत्मा तो जात पात की संकीर्णता से परे थी। सरोजिनी ने अपनी विद्या और कुशलता से घर की भूमि को स्वर्ग बना दिया। उनकी 4 संतान, 2 लड़के और 2 लड़कियां उत्पन्न हुई। सरोजिनी नायडू इस देश की उन भावुक और देशभक्त विभूतियों में थीं जो केवल पराधीन देश में जन्म लेने के कारण ही राजनीति के क्षेत्र में आईं। अन्यथा उनके जीवन का मुख्य कार्य साहित्य सृजन ही होता। उनके इंग्लिश कविताओं के संग्रह गोल्डन थ्रेशोल्ड और बर्ड ऑफ टाइम इंग्लैंड में खूब प्रसिद्ध हुए, किंतु एक प्रमुख इंग्लिश आलोचक एडमंड ग्रोस ने उनकी कविताओं में भारतीयता के प्रभाव की तीव्र आलोचना की, जिससे उनके हृदय को एक ठोकर लगी और उनका ध्यान देश की ओर गया। सन 1915 में आप राजनीतिक आंदोलन एवं स्वतंत्रता संग्राम में एक सफल वक्ता के रूप में अवतीर्ण हुई और 1916 में लखनऊ कांग्रेस में आप प्रथम बार सम्मिलित हुई। वहां आपने स्वायत्त शासन पर एक बहुत ही प्रभावशाली भाषण दिया। आपकी वक्तृत्व शक्ति ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध बना दिया। उस समय से बराबर आप कांग्रेस के अधिवेशनों में भाग लेती रहीं और आपकी गणना कांग्रेस के नेताओं में की जाने लगी। 1917 में आपने समस्त देश का दौरा किया और स्थान स्थान पर राजनीतिक विषयों पर भाषण दिए। 1918 में आप मद्रास प्रांतीय कांग्रेस की अध्यक्षा बनी। 1919 में आपने यूरोप जाकर अंतर्राष्ट्रीय
स्त्री मताधिकार परिषद में अपना भाषण दिया। 1922 के अंत में आपने कांग्रेस की ओर से दक्षिणी अफ्रीका दौरा किया। 1925 में कानपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उस समय सांप्रदायिक दंगों के कारण देश का वातावरण बड़ा विषाक्त था। ऐसे नाजुक समय में राष्ट्रपति पद के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो सांप्रदायिक वैमनस्य के उन्मूलन में समर्थ तथा हिंदू मुसलमान सभी का विश्वास पात्र हो। अतः सर्वसम्मति से आपको ही उस गौरवमय पद पर सुशोभित किया गया। आपने अपने सभापति पद से बड़ा ही हृदयग्राही भाषण दिया। अगस्त 1929 में आप अफ्रीका में वहां की भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षा बनकर गईं। 1930 में नमक सत्याग्रह के आंदोलन में साहसपूर्वक भाग लेकर आपने ये सिद्ध कर दिखाया कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम में महिलाओं का स्थान भी पुरुषों से कम नहीं है। जब गांधी जी और वयोवृद्ध तैयब जी गिरफ्तार कर लिए गए तो सत्याग्रह का संचालन करने आप वहां पहुंची। घरसना नामक नमक गोदाम पर धावा बोलने के लिए जो जत्था जा रहा था उसका नेतृत्व आपने किया। एक स्थान पर पूरे 20 घंटे तक धरना दिए बैठी रहीं और उस चिलचिलाती धूप में आपको एक घूंट पानी तक न मिला, किंतु आप दृढ़तापूर्वक अपने स्थान पर अटल रहीं। 1931 में आप महिला सदस्य के रूप में गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए लंदन गईं और गांधी जी को पूरा सहयोग दिया। 1931-32 के आंदोलनों में आप भी जेल गईं और हंसते हंसते जेल की यातनाओं को सहन किया। 1942 के आंदोलन में भी आपने सक्रियता से भाग लिया। सरोजिनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सदैव प्रयत्न किया। सांप्रदायिकता की गंध से वे कोसों दूर थीं। उनकी राष्ट्रीयता दूध की भांति पवित्र और उज्जवल थी। राष्ट्र के साथ वे पूर्ण तादात्म्य स्थापित कर चुकी थीं। फिर भी वे राजनीतिज्ञ नहीं थीं, देश सेविका थीं। गांधी जी पर उनका अगाध प्रेम और अटूट श्रद्धा थी। गांधी जी के पवित्र संदेशों को उन्होंने अपने मुक्त कंठ से देश और विदेशों में मुखरित किया। वृद्धावस्था में भी आपके साहस एवं कार्य शक्ति में कुछ अंतर नहीं पड़ा। 1947 में दिल्ली में एशियाई सम्मेलन का सभापतित्व आपने ही किया था। भारत के स्वाधीन होने पर 15 अगस्त 1947 को आपको युक्त प्रांत का गवर्नर बनाया गया। आपने इस उत्तरदायित्वपूर्ण पद पर कार्य करके अपनी योग्यता और प्रतिभा का अद्भुत परिचय दिया। 11 फरवरी 1949 लखनऊ से दिल्ली को जाते हुए आप सहसा रुग्ण हो गईं और उसके पश्चात आपकी हालत गिरती ही गई। बीमारी के इन दिनों में आप अनेक सामाजिक समारोहों में भाग लेती रही थीं। बड़े बड़े योग्य डॉक्टरों की चिकित्सा से भी आपको आराम न हुआ और 2 मार्च 1949 को प्रातःकाल 2 बजे लखनऊ के गवर्नमेंट हाउस में आपका देहांत हो गया। समस्त देश में आपकी मृत्यु का शोक मनाया गया। सरोजिनी नायडू की मृत्यु से गांधी जी का एक अत्यंत निकटवर्ती व्यक्ति ही नहीं उठ गया, वरन भारतीय उद्बुद्ध महिला समाज का एक अनुपम रत्न जाता रहा। धन्यवाद। इस पुस्तक के प्रथम भाग में राजनीतिज्ञों का जीवन परिचय था, तो हमने वो पढ़ लिया है। अगले वीडियो से हम समाजशास्त्री और जो समाज सुधारक हुए हैं, जो महान भारतीय, उनके विषय में पढ़ेंगे, उनकी जीवनी देखेंगे। ये सच है, अभी बहुत महान राजनीतिज्ञ बच गए हैं। कई लोगों को शिकायत होगी कि इससे महान तो वो थे, उससे महान तो वो थे। खैर, हम उस पे नहीं जाते हैं। उस पुस्तक में जिन जिन का जीवन परिचय था हमने पढ़ा, और अगले वीडियो से शिक्षा शास्त्री और समाज सुधारक के जीवन परिचय को देखेंगे। चलिए, मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद।